हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिट समरी वर्ल्ड। दिस इज ज्योति चौधरी एंड आज हम करेंगे द शॉर्ट हैप्पी लाइफ ऑफ फ्रांसिस मैकॉम्बर। ये एक शॉर्ट स्टोरी है रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे एंड इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1936। नाउ ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया दैट इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1936 इन कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन। इस मैगजीन में ये पहली बार जो है पब्लिश हुई थी स्टोरी। एंड इसके बाद 1938 में हेमिंग्वे का जो है स्टोरी कलेक्शन आया था, द फिफ्थ कॉलम। एक कलेक्शन तो ये है एंड द सेकंड कलेक्शन इज फर्स्ट 49 स्टोरीज। इन दोनों कलेक्शंस में जो है दोबारा इस स्टोरी को इंक्लूड किया गया था। एंड द जॉनरा इज रियलिस्टिक फिक्शन विद एलिमेंट्स ऑफ एडवेंचर, साइकोलॉजिकल ड्रामा और ट्रेजेडी। ये सारे एलिमेंट्स हम इस स्टोरी में देखेंगे कि इसमें हम एडवेंचर की भी बात करेंगे, साइकोलॉजिकल ड्रामा भी आपको देखने को मिलेगा एंड बाय द एंड आप देखेंगे कि स्टोरी की एंडिंग जो है एक ट्रेजिक एंडिंग रहने वाली है। Now, significance of the title. So, the title, The Short Happy Life of Francis Macomber, refers to the brief moment when the protagonist, जो protagonist है हमारे स्टोरी के, उनका नाम है फ्रांसिस मैकॉम्बर, overcomes his fear and finds courage during a lion hunt. तो हम इसमें देखेंगे कि जो ये हमारे प्रोटेगनिस्ट हैं फ्रांसिस, ये काफी ज्यादा डरे डरे से रहते हैं, काफी ज्यादा इनसिक्योर हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपनी वाइफ को, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर, सारी चीज़ों से थोड़ा डरते रहते हैं। लेकिन एक टाइम आएगा जब ये एक हंटिंग ट्रिप पर जाते हैं, वहाँ पर कुछ टाइम के लिए ये बहुत ही लाइवली फ़ील करते हैं, बिल्कुल इनका डर खत्म हो जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं द वर्ड शॉर्ट, ये क्या एम्फसाइज़ कर रहा है? द फ्लीटिंग नेचर ऑफ हिज़ न्यू फाउंड ब्रेवरी, कि वो अपने अंदर जो एक ब्रेवरी को देख पाते हैं कि अब वो किसी चीज़ से डर नहीं रहे हैं। अब ये कैसे-कैसे होगा? दैट वी विल सी इन द स्टोरी। ओके, सो कैरेक्टर्स, वैसे तो इसमें और भी कैरेक्टर्स हैं, माइनर कैरेक्टर्स हैं, लेकिन मेजर जो कैरेक्टर्स हैं वो तीन ही हैं। एक तो है फ्रांसिस मैकॉम्बर, प्रोटेगनिस्ट है ये हमारे। देन मार्गरेट जो है ये इनकी वाइफ है, इनको मार्गॉट भी बोला जाएगा बीच बीच में, आप देखिए स्टोरी में। एंड देन द थर्ड वन इज रॉबर्ट विल्सन, द ब्रिटिश प्रोफेशनल हंटर गाइडिंग द सफारी। ये इसको हायर करेंगे फॉर द हंटिंग ट्रिप। Now, let's start the story. The narrative is told in a non-linear way with flashbacks to earlier events. तो इसमें हम देखेंगे कि जो स्टोरी है वो एक लीनियर पैटर्न में नहीं चलेगी, थोड़ी ये फ्लैशबैक में भी जाएगी कि पीछे क्या हो चुका है, वो चीजें भी हमें इसमें बताई जाएंगी। एंड या इसकी सेटिंग जो है वो रखी गई है ईस्ट अफ्रीका में, लाइकली कीनिया और टेंजानिया। Now, Francis Macomber, a wealthy 35-year-old American, is on a safari with his beautiful but cold wife Margaret, या फिर हम कह सकते हैं मार्गॉट। ये दोनों ही नेम जो है इनके हैं। एंड फ्रांसिस जो है हमारे प्रोटेगनिस्ट हैं। करेक्टर्स हमें याद रहने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। दे हैव हायर्ड रॉबर्ट विल्सन। देखिए हमारे तीनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहीं पर आ गए हैं पहले ही दो लाइंस में। अ ब्रिटिश प्रोफेशनल हंटर टू गाइड देम इन हंटिंग बिग गेम लाइक लायंस एंड बफेलो। अभी हंटिंग ट्रिप पर गए हैं और वहां पर जाकर जो है ये बड़े बड़े जंगली जो जानवर हैं उनका शिकार करने वाले हैं। दे आर गोइंग टू हंट देम डाउन। लायंस हैं, बफेलोज हैं, ऐसे ऐसे जो हैं जानवर इन्हें मिलेंगे। फ्रांसिस इज इन एक्सपीरियंस। फ्रांसिस जो है उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, काफी ज्यादा इनसिक्योर है, लास्ट स्लाइड में भी हमने देखा है। और ये चाहता क्या है कि चाहता है अपने आप को प्रूव करना अपनी वाइफ के सामने स्पेशली। ये अपनी वाइफ से काफी ज्यादा दबकर रहता है। इसकी वाइफ जो है इन दोनों में डोमिनेटिंग है, और जो फ्रांसिस है वो हमेशा उससे डरा डरा सा रहता है और उसको हमेशा ये डर रहता है कि ये कभी ना कभी मुझे छोड़कर चली जाएगी। इसलिए जो मार्गोट इस चीज का फायदा भी उठाती है, उसकी जो वीकनेस है फ्रांसिस की, उसको सपोर्ट करने के बजाय वो उसका मजाक उड़ाती है और फायदा भी उठाती है कि फ्रांसिस उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसे पता है कि वो नहीं चाहता कि मार्गोट उसे कभी भी छोड़ दे, तो इसलिए वो बिना डर के कुछ भी करती रहती है। नाउ नेक्स्ट, द लायन हंट। अब फ्लैशबैक में क्या हुआ है हम देखते हैं। द स्टोरी ओपन्स विद द ट्रायो एट देयर सफारी कैंप। अब सफारी कैंप में ये तीनों लोग हैं हैविंग लंच आफ्टर अ डिजास्ट्रस लायन हंट अर्लियर दैट मॉर्निंग। अब फ्लैशबैक की बात यहाँ पर इसलिए की गई है कि इस टाइम तो ये तीनों जो है बैठकर अपना खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, लेकिन मॉर्निंग में क्या हुआ था वो हमें यहाँ पर अब बताया जाएगा। फ्रांसिस वॉज असाइंड टू शूट अ लायन। फ्रांसिस जो है उसे एक लायन को शूट करना था अपनी ब्रेवरी को प्रूव करने के लिए। और जो लायन है वो अटैक करने वाला था, लेकिन
उस टाइम पर क्या हुआ कि जो फ्रांसिस है वो डर गया, वो पैनिक कर गया और उसने जो शॉट मारा वो बहुत ही पुअर शॉट था, जिसकी वजह से लायन को कुछ भी नहीं हुआ, वो शॉट मिस हो गया एंड डर के मारे फ्रांसिस वहां से भाग गया और फिर विल्सन ने क्या किया, विल्सन ने उस लायन को मारा। ओके। विल्सन क्या है कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इसको, ये तो ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस्ड हंटर है, तो इजीली इसने ये कर दिया। अब दिस फेलियर ह्यूमिलिएट्स फ्रांसिस इन फ्रंट ऑफ मार्गोट एंड विल्सन। अब जो फ्रांसिस है उसको बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग फील हो रहा है कि वो डर कर वहां से भाग गया था। अब लंच टाइम पर क्या होता है, मार्गोट मोक्स फ्रांसिस प्रेजिंग विल्सन्स ब्रेवरी। अब उसकी वाइफ जो है फ्रांसिस की, वो विल्सन को तो बहुत ज्यादा प्रेज कर रही है और अपने हस्बैंड की काफी ज्यादा इंसल्ट कर रही है। और जो मार्गोट है वो फ्लर्ट भी करना स्टार्ट कर देती है विल्सन के साथ, जिससे कि इनकी टेंशन जो है थोड़ी और बढ़ जाती है। फ्रांसिस ट्राइज टू एक्ट चेयरफुल, लेकिन फिर भी फ्रांसिस जो है इन सारी चीजों को अवॉइड कर कर थोड़ा सा जॉली मूड में रहने की कोशिश करता है। वो ट्राई करता है कि सब कुछ चेयरफुल सा रहे, लेकिन मार्गोट जो है फिर भी उसको ऐसे ऐसे कमेंट्स पास करती है, ऐसे ऐसे वो उसे ताने मारती है कि जिससे उसको बहुत ज्यादा बुरा फील होता है, उसे बहुत ज्यादा आइसोलेटेड अकेला सा फील होता है। और इवन जब वो सारी चीजें कर रहे थे, ये सारी बातें हो रही थी, उस टाइम पर वहां पर सर्वेंट्स और भी काफी सारे लोग थे, जिसकी वजह से फ्रांसिस को और भी ज्यादा ह्यूमिलिएटेड फील होता है। नाउ नेक्स्ट क्या होता है, दैट नाइट फ्रांसिस लाइज अवेक, वो सारी रात सोता नहीं है फ्रांसिस, टोरमेंटेड बाय हिज फेलियर विद द लायन। अब इसी बारे में वो बार बार सोच रहा है कि आज सुबह क्या क्या हुआ था। ही हियर्स मार्गोट लीव्स हिज टेंट एंड रियलाइजेस शी इज गोन टू विल्सन्स टेंट। अब वो देखता है कि रात को उसकी जो वाइफ है वो उठकर विल्सन के टेंट में चली जाती है एंड पूरी रात वो उसी के साथ रहती है, और सुबह ड्यूरिंग द डॉन टाइम, मतलब जब सुबह नहीं हुई थी, थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा था, उस टाइम पर वो वापस आती है और फ्रांसिस उससे पूछ भी लेता है कि तुम कहाँ गई थी। और मार्गोट को इस चीज का कोई डर नहीं है कि फ्रांसिस ने उसको पकड़ लिया है या उसे पता चल गया है उसके अफेयर के बारे में। इवन वो बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहती है कि हाँ मैं गई थी। मार्गोट डजंट डिनाई द अफेयर, वो डिनाई नहीं करती है, सेइंग यू डोंट थिंक आई वुड गो आउट इन द बुश अलोन डू यू। कि इवन वो उसे ये कहती है कि तुम्हें ये तो नहीं लग रहा होगा ना कि मैं अकेले ही कहीं झाड़ियों में जाऊंगी, ऑब्वियसली मेरा अफेयर चल रहा है तो इसीलिए मैं रात को यहाँ से गायब थी। हर बोल्डनेस ह्यूमिलिएट्स फ्रांसिस फर्दर। अब इससे उसे और भी ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग इंसल्टिंग फील होता है, एज शी नोज ही वॉन्ट लीव हर डिस्पाइट हर इनफिडिलिटी। अब जो इसकी वाइफ है मार्गोट, इसको भी पता है कि वो कुछ भी कर ले फ्रांसिस उसको नहीं छोड़ने वाला है, ही लव्स हर अलॉट। Now, the next morning, Francis, Margot and Wilson set out to hunt buffalo. अब नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से वो जाते हैं हंट करने के लिए और इस बार वो बफेलो को हंट करने वाले हैं, होपिंग टू मूव पास द लाइन इंसिडेंट। अब जो फ्रांसिस है वो सोच रहा है कि आज मैं कल से बेटर करूंगा और ये सारी चीजें जो है मार्कोट भूल जाएगी जो कल हुई थी। फ्रांसिस इज डिटर्मिन्ड टू रिडीम हिमसेल्फ। दे फाइंड अ हर्ड ऑफ 3 बफेलोज, उन्हें 3 बफेलोज का एक हर्ड दिखता है, एक झुंड दिखता है। एंड फ्रांसिस ईगर टू प्रूव हिमसेल्फ टेक्स द लीड। अब फ्रांसिस जो है वो अपने आप को प्रूव करना चाहता है दोबारा से, इसलिए वो लीड ले लेता है इस टाइम पर। दिस टाइम ही शूट्स वेल, और इस बार वो शूट भी बहुत अच्छे से करता है, बफलो को बहुत ही क्लीनली वो शूट करता है। एज दे ट्रैक द वुंडेड बफलो इनटू द बुश, फ्रांसिस फियर वेनिशेस। और जैसे ही वो देखते हैं जो वुंडेड बफलो है जिसको उसने शूट किया था, उसके पास जब फ्रांसिस जाता है तो उसका जितना भी डर था वो सारा गायब हो जाता है। अब उसे किसी भी चीज से डर नहीं लग रहा है, ही फील्स कि वो बहुत ज्यादा ब्रेव है। ही फील्स अ सर्ज ऑफ कॉन्फिडेंस, अब उसे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी फील हो रहा है, डिस्क्राइब्ड एज फीलिंग ऑफ इलेशन। अब फीलिंग ऑफ इलेशन क्या होती है कि जब आपको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा जॉयफुल फील होता है। ही शूट्स अनदर बफलो, अब एक और बफलो को वो शूट करता है, परफॉर्मिंग ब्रेवली एंड एक्यूरेटली। अब उसका ये शॉट भी जो था बहुत ही अच्छा था। विल्सन नोटिसेस दिस ट्रांसफॉर्मेशन, जो विल्सन है वो भी इस ट्रांसफॉर्मेशन को नोटिस करता है, सेइंग फ्रांसिस इज कमिंग अलोंग एज अ हंटर। अब वो भी कहता है कि जो फ्रांसिस है ही इज कमिंग अलोंग, मतलब वो भी अब धीरे धीरे सीख रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रांसिस फील्स लाइक अ मैन, अब पहली बार उसे एक मैन की तरह फील हो रहा था, प्राउड ऑफ हिज स्किल एंड अनअफ्रेड ऑफ डेंजर। अब उसे जो है डेंजर से भी कोई डर नहीं लग रहा था। मार्गोट हाउएवर सीम्स अनईजी, अब इन सारी चीजों को देखकर मार्गोट को थोड़ा सा डर जरूर लग रहा था। शी वॉज फीलिंग अनईजी, अब उसको ये था कि अगर फ्रांसिस का नेचर चेंज हो जाएगा, अगर उसके अंदर जो करेज है, जो ब्रेवरी है, उसे खुद फील हो जाएगी ये चीज, तो मार्गोट जो है डोमिनेटिंग नहीं रह पाएगी अपनी मैरिज में, वो कैसे उसको एक्सप्लॉइट कर पाएगी।
वन ऑफ द वुंडेड बफेलो हाइड्स इन द बुश। अब तीनों में से दो बफेलो थे, उनको तो मार दिया था, लेकिन जो थर्ड थी वो अभी भी बुशेस में छुपी हुई थी, झाड़ियों में, स्टिल अलाइव एंड डेंजरस। विल्सन एंड फ्रांसिस गो टू फिनिश इट अप। ये दोनों जाते हैं, विल्सन और फ्रांसिस, उसको मारने के लिए, नोइंग इट कुड चार्ज, और इन्हें पता था कि जो है अटैक भी कर सकती है। मार्गोट जो है वो पीछे कार में ही रहती है फॉर द सेफ्टी पर्पस। सो ही स्टैंड्स हिज ग्राउंड, फायरिंग एट द एनिमल विद करेज। अब फ्रांसिस जो है वो उसको जो है हिट करने वाला है, शूट करने वाला है। जो लायन के टाइम पर जो इंसिडेंट हुआ था, ऐसा अब कुछ भी नहीं हो रहा था। फ्रांसिस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। विल्सन ऑल्सो शूट्स टू प्रोटेक्ट देम। सडनली मार्गोट वॉचिंग फ्रॉम द कार पिक्स अप अ राइफल एंड फायर्स एट द चार्जिंग बफेलो। लेकिन जब ये दोनों हैंडल कर रहे थे उस बफेलो को, द थर्ड वन जो बफेलो थी हमारी, उसी टाइम पर पीछे से इसकी वाइफ क्या करती है, मार्गोट, वो शूट कर देती है। वो लास्ट में दिखाती तो ये है कि वो उस बफेलो को शूट कर रही थी, उसे कुछ डेंजर फील हुआ था, लेकिन जो वो गोली है वो सीधी फ्रांसिस के सिर में जाकर लगती है और फ्रांसिस की वहीं पर डेथ हो जाती है। नाउ विल्सन एंड मार्गोट आर लेफ्ट स्टन्ड। अब ये दोनों जो है बिल्कुल स्टन अचंभित रह गए हैं, बिल्कुल शॉक्ड हैं। विल्सन चेक्स फ्रांसिस बॉडी एंड कंफर्म्स ही इज डेड। अब फ्रांसिस जो है मर चुका है। विल्सन इस चीज को कंफर्म कर देता है। ही कन्फ्रंट्स मार्गोट आस्किंग व्हाई शी शॉट। अब वो उससे पूछता है कि तुमने शूट किया ही क्यों। मार्गोट फिर कहते हैं कि ये एक एक्सीडेंट है, मैं तो बफेलो को शूट कर रही थी फ्रांसिस को बचाने के लिए, लेकिन गलती से जो है गोली फ्रांसिस को लग गई। अब विल्सन जो है वो स्केप्टिकल है, उसे थोड़ा-सा शक है, डाउटफुल है वो, कि सच में ही ये बफेलो को शूट कर रही थी या सच में ये अपने हस्बैंड को ही शूट करना चाहती थी। Hinting that her shot might have been intentional because Francis' newfound courage threatened her dominance. अब उसे पता था कि जो फ्रांसिस का जो चेंज ऑफ नेचर था, उससे ज़रूर कहीं न कहीं मार्गोट जो है डर गई थी। तो वो ये चीज़ फ़ील कर जाता है विल्सन कि हो सकता है कि जानबूझकर ही इन्होंने ऐसा किया हो। ही सेज कोल्डली, फिर वो कहता है, दैट वाज अ प्रिटी थिंग टू डू, ही वुड हैव लेफ्ट यू टू। तो अब वो कहता है कि ठीक है, तुमने जो किया ठीक किया, हो सकता है कि अब फ्रांसिस तुम्हें ही छोड़ देता। मार्गोट बेग्स विल्सन टू स्टॉप क्राइंग हिस्टेरिकली। अब वो बहुत जोर जोर से रो रही है और विल्सन को रुकने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं रुकता है। द स्टोरी एंड्स विद विल्सन ऑर्डरिंग द सर्वेंट्स टू टेक फ्रांसिस बॉडी बैक टू कैंप। अब विल्सन जो है, जो सर्वेंट थे वहां पर, उनको ऑर्डर करता है कि इस बॉडी को वापस कैंप में ले चलो, लीविंग इट अनक्लियर वेदर मार्गोट शॉट वाज ट्रूली एक्सीडेंटल और डेलिब्रेट एक्ट टू मेंटेन कंट्रोल ओवर हर हस्बैंड। कि ये हमें स्टोरी के एंड तक भी नहीं पता चलता है कि उसने डेलिबरेटली ऐसा किया था, जानबूझकर उसने ऐसा किया था, या फिर सच में ही वो एक एक्सीडेंट था जिससे कि फ्रांसिस की डेथ हो जाती है। सो हियर आवर स्टोरी इज ओवर। Now, a little analysis. हेमिंग्वे टेल्स द स्टोरी इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में लिखते हैं, हमने सारी ही स्टोरीज में ये चीज देखी है। यूजिंग शॉर्ट सेंटेंसेस एंड रियलिस्टिक डिटेल्स लाइक द साउंड्स ऑफ एनिमल और द हीट ऑफ द डे। इवन लाइक अगर आप सच में स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि आप सच में वहां पर मौजूद हैं। जब जितनी भी इनके जो लाइन्स हैं, इनके जो डायलॉग्स हैं, वो बहुत ज्यादा सिंपल और काफी रिलेट करते हैं हर चीज से। हेमिंग्वे यूजेस द हंटिंग ट्रिप टू शो हाउ पीपल एक्ट अंडर प्रेशर। अब उन्होंने हंटिंग ट्रिप को यूज किया है ये दिखाने के लिए कि जब हम प्रेशर में होते हैं तो हम कैसे कैसे एक्ट कर सकते हैं, और कैसे कैसे जो रिलेशनशिप्स हैं वो चेंज हो जाते हैं विद द चेंज ऑफ द पर्सन। कि जब फ्रांसिस डरा हुआ सा रहता था, उसे नहीं पता था वो कितना ब्रेव है, तो मार्गोट जो है उसका फायदा उठा रही थी और उनकी मैरिज जैसे तैसे चल भी रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी ब्रेवरी को फील किया, उसने देखा कि वो और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहा है, उसका जो डर था, इनसिक्योरिटीज थी, वो खत्म हुई। उसी टाइम पर मार्गोट को ये डर सताने लगा कि अब जो है वो डोमिनेटिंग नहीं रह पाएगी और इनकी जो मैरिड लाइफ है वो चेंज होने वाली है। तो इस वजह से हो सकता है कि उसने जानबूझकर ही अपने हस्बैंड को गोली मार दी थी। सो इस बात का हमें एटलीस्ट पता तो नहीं चला, बट स्टिल इट इज सेड कि ये काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया होगा। दिस मिस्ट्री एड्स टू द स्टोरीज पावर, मेकिंग यू थिंक अबाउट ह्यूमन नेचर। तो इससे हमें जो है ह्यूमन नेचर के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया जाता है जब हम ये स्टोरी पढ़ते हैं। नाउ थीम्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो छोटी छोटी सी थीम्स है, करेज एंड कावर्डियस। तो हमने देखा है कि जो करेज है, कैसे फ्रांसिस लास्ट में अपने ही करेज को जान पाता है। पहले जो है वो बहुत ही कावर्ड टाइप का इंसान था। मैनहुड की इसमें जो है थीम हमने देखी है कि उसे पहले तो यही डर होता है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है, वो मैन नहीं है प्रॉपरली अगर हम कहें तो। लेकिन बाय द एंड जब वो अच्छे से शूट करता है, सब कुछ करता है, तो उसे पहली बार ऐसी फीलिंग आती है कि या ही इज अ रियल मैन।
पावर एंड रिलेशनशिप। तो ये जो थी उनकी मैरिड लाइफ हमने देखी है मार्गोट की और फ्रांसिस की। उन दोनों में जो बैलेंस था वो कैसे बना हुआ था? एक्चुअली बैलेंस था ही नहीं, मार्गोट जो थी वो डोमिनेटिंग थी और बैलेंस बनने वाला था, उसी टाइम पर फ्रांसिस की डेथ हो जाती है। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ आवर क्लास। आई होप यू लाइक्ड इट। बहुत ही सिंपल सी छोटी सी स्टोरी थी एंड आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।